जब भी कोई बड़ा अपराध होता है तो उसके पीछे किसी बड़े अपराधी का हाथ होता है, लेकिन दिल्ली में एक मर्डर हुआ है और उस मर्डर के आरोप में गिरफ्तारी हुई है एक सांसद की पत्नी और पेशे से डेंटिस्ट, दांतों की डॉक्टर जागृति की। एक नौकरानी की पिटाई से मौत की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक एक कर तफसील से हर खुलासे के बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस जितने सवालों को सुलझाती जा रही है, इस केस में समाज के लिए उतने ही सवाल अब सामने आ रहे हैं। पहला और सबसे अहम सवाल तो यह कि जागृति पढ़ी लिखी और डॉक्टर होने के बावजूद इतनी बेरहम क्यों थी? क्या हमारे समाज में भी कई जागृति हैं जो इंसानों के बीच दूसरों के साथ जानवरों सा सलूक करते हैं? खास मेहमानों का एक पूरा पैनल इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेगा, लेकिन आइए शुरुआत जरा इस रिपोर्ट से कर लेते हैं। पहले इंसान के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक, जंगली जानवर से भी ज्यादा गुस्सा, जानवरों की तरह इंसानों पर हमला। दिल्ली की इस बेरहम मालकिन ने अपने नौकरानियों के साथ जैसा बर्ताव किया, उसे सुनकर तो ऐसा ही लगता है जैसे इंसानों की बस्ती में कोई खतरनाक जानवर रह रहा था। यकीन करना मुश्किल है कि एक पढ़ी लिखी और पेशे से दांतों की डॉक्टर किसी दूसरी महिला को इस कदर तड़पा सकती है। जागृति की टॉर्चर की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राखी नाम की नौकरानी तो जागृति के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चली गई, लेकिन नौकर रामफल ने जागृति की बेरहमी की पूरी कहानी बयां की है। दिल्ली पुलिस के सामने अब आई है जागृति की तीसरी शिकार, मीना। मीना घर की दूसरी नौकरानी है, जिसे नौकरानी राखी की मौत के बाद से कहीं और छिपा दिया गया था। दिल्ली पुलिस नौकरानी मीना की तलाश मर्डर केस में पूछताछ के लिए कर रही थी, लेकिन मीना जब पुलिस के हाथ लगी तो उसके होश उड़ गए। मीना की हालत इतनी खराब थी कि उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरी नौकरानी मीना का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। मीना के कमर की हड्डी में फ्रैक्चर है। मीना के बाल जगह जगह से काटे गए हैं। शरीर पर कई जगह दागने के निशान हैं। सिर, चेहरे और हाथ पैर पर चोट के निशान हैं। मीना ने बताया है कि घर में उनके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था। उनके साथ मारपीट होती थी। कई कई दिनों तक उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, और जब खाना दिया भी जाता था तब उनके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाते थे। जाहिर सी बात है, उन्हें जानवरों की तरह खाना खाने पर मजबूर होना पड़ता था। आप जरा सोचिए, किसी इंसान को जब खाना दिया जाता हो, वो कई दिनों से भूखा हो और खाने की प्लेट उसके सामने हो, लेकिन उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाए तो खाना कैसे खाएगा? जाहिर सी बात है, उसे जानवरों की तरह घुटनों पे बैठकर खाना पड़ेगा। और यही कुछ चाहती थी वो जो धनंजय की पत्नी डॉक्टर जागृति। इसीलिए जो घर के नौकर थे उन्हें कई दिनों तक पहले भूखा रखती थी, और जब उन्हें खाने की प्लेट दी जाती थी तो फिर उन्हें उनके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाते थे। उन्हें घुटनों पर बैठकर जानवरों की तरह खाना खाना पड़ता था। मीना का बयान दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया है। पहले रामफल और अब मीना के बयान के बाद इतना तो साफ हो गया है कि सांसद धनंजय सिंह के बंगले में दिन रात नौकरों के साथ मारपीट होती थी और बेइंतहा जुल्म किए जाते थे। उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी। उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर है और उसके हिप पर, दोनों हिप पर उन्होंने आयरन से उसको जलाया हुआ है। दोनों पैर में बहुत बुरी तरह चोट उसको लगी है। उसके सिर के बाल भी कहीं कहीं जले हुए हैं। तो उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दिया है। उसने बताया कि हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होता था। जागृति की बेरहमी की कहानी सुनकर दिल्ली पुलिस भी सकते में है। नौकरानी मीना को प्लेसमेंट एजेंसी ने सांसद के बंगले पर नौकरी के लिए भेजा था। दिल्ली पुलिस अब तक सांसद के घर पर नौकरानी की हत्या के केस में सिर्फ हत्या की वजह का पता लगा रही थी, लेकिन अब नौकर रामफल और नौकरानी मीना ने जो बयान दिए हैं, उससे पुलिस को जागृति के दिमागी हालत पर भी शक हो रहा है। पुलिस के लिए ये केस अब सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं है। दिल्ली पुलिस को लगता है कि खराब मानसिक हालत की वजह से सांसद के घर में जागृति ने कई महीनों से नौकरों को टॉर्चर किया।
पुलिस सांसद के घर के सीसीटीवी फुटेज को अहम सबूत मान रही है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें नहीं देखी जा सकी हैं। हम लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज है उसको एफएसएल टीम को भेजा है चेक करवाने के लिए। अगर उस तरह का विजुअल आता है या और एविडेंस आता है तो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, पॉक्सो भी इन्वोक करने का। और इसके अलावा हम चेक करेंगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जागृति के कहने पर नौकर और नौकरानियों के बाथरूम तक में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे। पुलिस के सामने बड़ा सवाल है कि क्या जागृति ने ऐसा सिर्फ नौकरों पर शक की वजह से किया था या इसके पीछे भी कोई विकृत मानसिकता है। पुलिस के सामने अब तक जागृति के बारे में जो खुलासे हुए हैं उससे इतना तो साफ है कि जागृति आम लोगों के बीच रहते हुए भी आम लोगों की जिंदगी नहीं जी रही थी। अस्पताल में दांतों की डॉक्टर और एक बच्चे की मां के तौर पर भले ही जागृति हर जगह आम महिला ही नजर आती थी, लेकिन घर की चार दीवारी में कैद हुई कहानियों में जागृति का एक और चेहरा नजर आता है। एक नौकर और दो नौकरानियों की ये बेरहम मालकिन बेवजह जुल्म करती थी। अपनी बेचैनी को खत्म करने के लिए ये नौकर नौकरानियों को तड़पाती थी। बेवजह बहाने तलाश कर नौकरों को पीटती थी। पिटाई भी ऐसी जिसकी वजह से एक नौकरानी की मौत हो गई और दूसरी अस्पताल में है और नौकर भी अपना इलाज करवा रहा है। विनोद मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ टीना हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपाली बत्रा हैं, मनोचिकित्सक हैं, राखी दुबे जो एक वरिष्ठ वकील हैं, साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य समीना शफीक मौजूद होंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ मनीषा भल्ला हैं जो एक पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर दीपाली आपसे है कि जो हकीकत सामने आ रही है, जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते हुए चम्मच से आगे के दो दांत तोड़ देना, रॉड से लोहे की लकड़ी की रॉड से पिटाई करना, खून बहता हुआ देखकर खुश होना, ये एक जो मानसिकता देखने के लिए मिल रही है वो भी एक पढ़ी लिखी गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन की, वो किसी शैतान से कम नहीं है। ये मानसिकता क्यों? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कभी कभी एक पर्सन को नहीं पता होता कि उसको अपना एंगर किस तरीके से चैनलाइज करना है, और अगर चैनलाइज करना है तो उसके क्या बेटर तरीके हैं। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो उनकी लाइफ में अभी चल रहे हों। जैसे जो सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं करियर में फेलियर, रिलेशनशिप में फेलियर, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉस्पिटल भी जाना है। सो कहीं ना कहीं पे लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है, एंगर से डील करना नहीं आता है। एंड जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है जिसको विक्टिम इजीली बनाया जा सकता है, उसको विक्टिम बनाया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं पे ऑब्वियसली ये इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे कि कहीं ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी हेल्प में भी अच्छे तरीके से नहीं ली गई है, जिसको आइडेंटिफाई नहीं करा गया। ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है या फिर ये कमोबेश एक समाज की तस्वीर है जो उभर कर हमारे सामने नजर आ रही है? और अगर इसे बदसूरत तस्वीर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पिछले दिनों हमने देखा एयर होस्टेस का एक केस सामने आया, हमने देखा एमएनसी में काम करने वाली एक बड़ी महिला, उसने भी इसी तरीके का अत्याचार अपनी नौकरानी के साथ किया। और वो बसंत कुंज का केस था, इनफैक्ट बहुत प्रोमिनेंट केस था। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मेड्स जो घर की नौकरानियां होती है, नौकर होते हैं, वो आज हमारी वर्किंग महिलाओं के लिए इतनी बड़ी मजबूरी बन गई है कि अगर वो एक दिन की छुट्टी, जो कि उनकी 2 दिन की छुट्टी बनती है महीने में, अगर वो 2 दिन की छुट्टी भी मांगती हैं तो आप उन्हें 2 दिन की छुट्टी नहीं देते हैं। आपको लगता है ये कहीं यहाँ से कहीं और चली जाएगी और 2 दिन छुट्टी बोल के जाएगी और 4-5 दिन नहीं आएगी तो मेरा घर कौन देखेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये जो जितने ब्यूरोज हैं, मेड सर्वेंट ब्यूरोज हैं, इन्होंने बहुत बड़ा एक नेक्सस बनाया हुआ है। और अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट्स हैं। काफी सारी जजमेंट्स इसमें उन्होंने काम किया है और उन जजमेंट्स में इनके अधिकारों की बात भी की गई है। प्लस लोगों को शायद ये भी नहीं मालूम कि जब आप मेड हायर करते हैं, तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, आप मेड हायर करते हैं तो एक मेड की अगर तनख्वाह 5-6 हजार रुपए है तो आपको एजेंसी को कभी 50,000 रुपए भी देना पड़ता है या 40,000 रुपए भी देना पड़ता है। तो ये जो एक तरह का फैक्टर है, मतलब आप इतना पैसा देकर किसी मेड को लाए हैं तो आपको लगता है कि अगर ये, और एजेंसी क्या करती है कि कहीं ना कहीं आप कह रही है सिस्टम में है, नियम एक्ट में है, इसका कोई एक्ट नहीं है। हमारे साथ राखी भी है इस वक्त। राखी,
जो बात टीना ने पहले कही कि ये मददगार है हमारी, घर बार में हम बाहर निकलते हैं, हम अपना प्रोफेशन जो है उसे परस्यू करते हैं, लेकिन पीछे से एक मेड होती है जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, जो हमारा घर संभाल रही है, हमें मदद कर रही है, लेकिन हु विल हेल्प द हेल्प? मददगार की मदद कौन करेगा? कानून भी यहाँ पर चुप है, क्यों? ये कानून बिल्कुल भी चुप नहीं है। कानून अपनी कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली ये कह रहा है कि जितने भी यहाँ डोमेस्टिक हेल्थ हैं उनको गाइडलाइंस हैं उसमें, अनफॉर्चुनेटली उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। प्रॉब्लम यही है कि इतने ढेर सारे लॉ तो बन गए लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इम्प्लीमेंट करने के लिए तो कोर्ट नहीं आएगी ना, वो तो जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है उन्हीं को करना पड़ेगा ना। बात और ऐड करना चाहूंगी टीना, मैं आपकी बात सुनूंगी, जरा मनीषा भल्ला को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं। मनीषा, आखिरकार दिक्कत क्या है? जो समस्या है, क्या उसकी गहराई को समझा नहीं जा रहा है या फिर उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? मेरे अनुसार इस समस्या को ना तो समझा जा रहा है और जानबूझकर भी इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। विमेंस कमीशन की एक रिपोर्ट हमें 2009 और 10 की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान में हर दिन 200 लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है और ये खरीद फरोख्त भारत के जिन इलाकों से होती है वो इलाके बहुत ज्यादा गरीब हैं और वहाँ बेरोजगारी है। गरीबी वहाँ इतनी है कि उन लोगों ने कभी कभार ही गेहूं और चावल अपने भोजन में खाया होता है। ऐसे में उनके परिवारों के लिए 1000 से 1500 और 2000 की रकम इतनी बड़ी रकम होती है कि उन्हें लगता है कि हम ताउम्र इस रकम से अपना गुजारा कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में जो दलाल होते हैं उनके परिवारों का भरपूर फायदा उठा के, उनको सब्ज़बाग दिखा के, बड़े बड़े सपने दिखाकर, बड़ी बड़ी नौकरियों के सपने दिखाकर उनकी बेटियों को 1000-1500 रुपया देकर उनको खरीद लाते हैं और यहाँ आके उनका हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो जो गरीब इलाके हैं उनकी गरीबी तो ऐसी है कि जो कि पता नहीं कब तक दूर होगी, लेकिन कम से कम जहां से डिमांड जा रही है वहां पर इस मामले में कानून को ज्यादा से ज्यादा कड़ा और सख्त बनाया जा सकता है। जी, तो आपने बड़ी बात उठाई कि जो शोषण हो रहा है वो किस बैकग्राउंड से महिलाएं आती हैं, दिल्ली में आती हैं, नौकरी की तलाश में आती हैं। और टीना, जो बात आप पूरी करना चाह रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली हर स्टेट के लेबर वेजेस अलग होते हैं। मिनिमम लेबर वेजेस जो अनस्किल्ड लेबर को दिए जाते हैं, जो 10वीं से नीचे होते हैं, 10th क्लास नहीं किया होता, उसमें गार्ड्स आते हैं, मेड्स आते हैं और ऐसी लेबर आती है जो बिल्डिंग्स के लिए काम करती है, कंस्ट्रक्शन में काम करती है। 7722 रुपए मिनिमम वेजेस हैं। आप उठा के देख लीजिए, किसी भी मेड को 7722 रुपए नहीं मिलते हैं। दैट्स मिनिमम यू शुड पे टू एनी मेड। और गार्ड को तो कितने क्राइम्स सोसाइटीज में होते हैं कि अंदर कोई लोग घुस जाते हैं और वहां चोरियां भी होती हैं और वहां और भी चीजें होती हैं। तो ये जो मिनिमम वेजेस हैं ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है। हर जोन का एक लेबर डिपार्टमेंट होता है, कोई मिनिमम वेज नहीं है, कोई चेक नहीं है। और इसके साथ एक बहुत आपके पास डॉक्टर दीपाली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर दीपाली, जो बात कर रही है, कानून की बात, कमी कहाँ है, उन तमाम पहलुओं पर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन पहले बात जागृति की। एक पढ़ी लिखी महिला, हम में से ही कोई एक हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके की क्रूरता उस महिला ने दिखाई, जो उसका पूरा मिजाज सामने निकल कर आ रहा है, जिस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया कि 20 सीसीटीवी कैमरे इस घर में लगा रखे थे, कमरों में नहीं, यहाँ तक कि बाथरूम्स तक में। जी हाँ, गौर करने वाली बात यह कि बाथरूम्स तक में सीसीटीवी कैमरास लगाया गया था और उसका इनपुट जो है वो अपने मोबाइल फोन पर लिया करती थी, मतलब बीच बीच में चेक करती रहती थी मोबाइल फोन पर। तो कुल मिलाकर एक शक की मिजाज महिला जिसकी तस्वीर यहाँ पर उभर कर आती है, मेंटल पिक्चर अगर ड्रॉ की जाए इस महिला की, जागृति की, उसे आप कैसे असेस करेंगे? देखिए, काफी सारे बिहेवियर्स आ रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा एग्रेशन है, उस पर कंट्रोल नहीं है, सस्पिशियसनेस है, छोटी छोटी बातों पे एंगर लूज कर जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना और बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाना, एकदम इम्पल्सिवली रिएक्ट कर जाना। जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मतलब यू नो वी हैव नॉट स्पोकन टू एनीवन, बट जो जितना भी बातचीत सामने आई है उससे लग रहा है कि ऑब्वियसली इंडिकेटर्स हैं कुछ मेजर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के। एंड ऑब्वियसली जब इतना एग्रेशन है, इतनी इम्पल्सिविटी, सस्पिशियसनेस है, तो बिहेवियर भी आपका उन्हीं चीजों से डायरेक्ट होगा। आपके घर में जो अवेलेबल है, आपका एंगर वहीं पर ही निकलेगा, चाहे वो आपका चाइल्ड है, चाहे वो आपके घर में जो भी लेबर वर्क कर रही है। जहां तक सीसीटीवी कैमरास की बात है, ऑब्वियसली बहुत लोग लगाते हैं, उनके घर में बच्चा है, वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो सकती है कि हम बच्चे को हेल्प के साथ छोड़ के जा रहे हैं। बट टू हैव सीसीटीवी कैमरा इन समबडीज बाथरूम, मतलब दैट इज अ वेरी इलीगल, बिकॉज़ बेडरूम में या किसी होटल बिल्कुल गैर कानूनी है, इसके तहत मामला भी दर्ज किया गया है। पॉस्को एक्ट जो लगाया जा रहा है वो इसी के तहत लगाया जा रहा है।